Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello बच्चों, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale, your virtual class teacher of standard 9th, and I am going to teach you English. Previously students, we have seen many chapters of our 9th standard English syllabus from my course book English, and today also we are going to see a second part of a chapter which we had done previously. पहला पार्ट हमने जो किया था उसका नाम था रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। तो ये जो उसमें पार्ट 1 हमने पढ़ा था मिस्टर सैयद हैदर रजा साहब का जो एक चैप्टर था, उसमें पार्ट 2 भी है। जो तस्वीर आपको इस बैकग्राउंड में दिख रही है वो एक प्रकार की कला है, एक आर्ट है, और उस आर्ट का नाम क्या है और इस चैप्टर किस पे है उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाली है। तो आइए देखते हैं आज का चैप्टर किस विषय पर है। और ये रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट का पार्ट 2 है, ये मैं फिर से बता देता हूँ। 9th Standard English, My English Course Book. 4.2 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने मिस्टर सैयद हैदर रजा साहब की पेंटिंग्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली और पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है इसके पहले वीडियो में। और यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो और आप पार्ट 2 पे आए हो डायरेक्ट, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 का वीडियो देखिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर को, 4.2 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट पार्ट 2 बाय सागर वसंत महाले, यानी कि हम। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो तस्वीर है बैकग्राउंड में, ये है एक आर्ट जिसका नाम है गोंद आर्ट। अब ये गोंद शब्द, ये एक हिंदी शब्द है, और इस शब्द का मतलब क्या होता है और ये किस प्रकार की कला है और ये कहाँ पर पाई जाती है, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। गोंद आर्ट यानी ये जो पेंटिंग है, ये गोंद पेंटिंग है। ये गोंद पेंटिंग्स क्या होती है? गोंद पेंटिंग ऐसी पेंटिंग होती है जो एक आदिवासी विभाग है, ट्राइबल पार्ट, ट्राइबल एक एरिया है जो कहाँ पर पाए जाते हैं, भारत में, स्पेशली मध्य प्रदेश के कम्युनिटी का नाम है गोंद कम्युनिटी। एक्चुअली उस ट्राइब का नाम ही गोंद है और वहाँ के वो आदिवासी लोग इस प्रकार की पेंटिंग्स करते हैं। आदिवासी यानी जो मैं, जैसे आप समझ रहे हो, जंगल में रहने वाले या फिर खेतों में रहने वाले, वैसे नहीं, बट वहां पर एक जात का नाम है गोंद, और उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स को ये नाम दिया गया है गोंद पेंटिंग। और ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में ये पेंटिंग्स और ये कम्युनिटी पाई जाती है। Goan paintings are actually is a form of painting from folk and tribal art that is practiced by one of the largest tribes in India, with whom it shares its name. Goan paintings are a reflection of man's close connection with his natural surroundings. It is said, ऐसे कहा जाता है कि गोंद पेंटिंग्स जो है, it resembles aboriginal aboriginal art from Australia. तो ऑस्ट्रेलिया की एक प्रकार की आर्ट से ये थोड़ा मेल खाती है, ऐसे कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे कुछ तस्वीरें हैं गोंद आर्ट की, आप बारीकी से देख सकते हैं। और इस वीडियो में ही नहीं, अगर आपने गूगल पे सर्च भी किया गोंद आर्ट पेंटिंग इमेजेस, तो भी आपको बहुत से इमेजेस नजर आएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? गोंद आर्ट। गोंद एक कम्युनिटी, एक ट्राइब का नाम है, और उनकी कला को या उनकी पेंटिंग्स को गोंद पेंटिंग्स या गोंद आर्ट कहा जाता है। So you can see deers, different types of birds, animals, trees, ऐसे कुछ इमेजेस होते हैं। ऐसे बहुत से इमेजेस मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, और गोंद आर्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से ये वीडियो देखेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे,
और इस चैप्टर को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं डियर और बर्ड्स हैं। लेफ्ट वाली तस्वीर में आपको मोर ये पक्षी नजर आ रहा है। उसी पक्षी से जुड़ी हुई एक पेड़ की टहनियां भी नजर आ रही हैं, हरे पत्ते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ये गोंद कम्युनिटी हर साल या हमेशा से बहुत पहले से पेंट करते आ रहे हैं। नाउ यू कैन सी कि ये बारहसिंगा है या डियर है, जिसकी सींगों से ही पेड़ की टहनियां निकल रही है। एक डिफरेंट कनेक्शन होता है इंसानों से इस पेंटिंग्स का। मानो ये तस्वीरें बात करती हैं, जैसे कि हमने मिस्टर सैयद हैदर रजा की पेंटिंग्स में भी देखा था। कितने सिंपल सिंपल पेंटिंग्स थी, लेकिन कितना डीप और सीक्रेट मैसेज, हिडन मैसेजेस उस पेंटिंग्स में से आपको नजर आते थे। Now let's start our chapter. Gond art is a tribal art. It has been developed and preserved by the Gond tribal people residing largely in the Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, and Odisha states of India. From their traditional tales and mythology, we learn that they have lived in India for thousands of years, even before the other inhabitants came here. The Gondi language is similar to Telugu, a Dravidian language. तो बच्चों गोंद आर्ट जो है, राइट में आप तस्वीर देख सकते हैं, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट तस्वीर में आज आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गोंद आर्ट जो है ये एक ट्राइबल आर्ट है। ट्राइब यानी एक कम्युनिटी होती है, एक जात होती है, या फिर एक, जैसे कि हम कहते हैं कि कुनबी एक ट्राइब है, जो कुनबी का मतलब होता है किसान। या फिर महाराष्ट्र में और बहुत से ट्राइब्स है, आदिवासी ट्राइब है, भिल एक समाज है, फिर पावरी एक समाज है। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे एक गोंद समाज पाया जाता है, गोंद ट्राइब पाई जाती है। उसके गोंदी कुछ लोग जो तेलंगाना में भी पाए जाते हैं, कुछ आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं और कुछ उड़ीसा में पाए जाते हैं। ये जो अगर आप भारत का नकाशा देखोगे तो तेलंगाना, आंध्रा, तेलंगा यानी आंध्रा का अपर पार्ट, तो आज तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश का आप, अगर आप जानते हो कि आंध्र प्रदेश के भी दो राज्य बन चुके हैं अभी, एक तेलंगाना है और एक आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये सब आपस में जुड़े हुए राज्य है, और यही इस सर्कल में ही आपको गोंदी लोग यानी गोंदी समाज मिलेगा। यहाँ पर गोंदी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है। और यहाँ पे कहा गया है कि गोंदी आर्ट जो है एक ट्राइबल आर्ट है, और ये सालों से डेवलप और प्रिजर्व किया गया है गोंद ट्राइबल पीपल के द्वारा। और ये पीपल ज्यादातर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र और उड़ीसा के स्टेट्स में, भारत के इन सारे स्टेट्स में पाए जाते हैं। उनके ट्रेडिशनल टेल्स जो है, सांस्कृतिक उनकी जो कहानियां हैं, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों? जिन कहानियों का कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन मिथ होती है। ये कहानी बरसों से कही जाती है, उनका कोई प्रूफ नहीं होता, इसीलिए उसे मिथ कहा जाता है, माइथोलॉजी। या टेल्स, ट्रेडिशनल टेल्स कहा जाता है। We learn that they have lived in India for thousands of years, even before the other inhabitants came here. तो ये कहा जाता है कि गोंदी ये जो ट्राइब है, ये हजारों सालों पुरानी ट्राइब है। जबकि वहां पर आज जो लोग रह रहे हैं या बरसों से जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों से भी बहुत पहले से गोंद पीपल वहां पर रहते थे। तो गोंदी लैंग्वेज इज सिमिलर टू तेलुगु। अब गोंदी लैंग्वेज जो है, ये तेलुगु इस भाषा से काफी साम्य रखती है। तेलुगु जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है, और एक गोंद पीपल जो कि एक नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, यानी कि साउथ इंडिया से ऊपर रहते हैं, फिर भी उनकी जो भाषा है, गोंदी भाषा, ये तेलुगु से बहुत मेल खाती है। इट्स लाइक 90-95% similar to Telugu language. Let's see ahead. Gond art has spread mainly in central India. Originally, people used to draw pictures on the earthen walls of their houses. Most folk arts involve natural techniques of preparing colors and use of several mediums. They are transferred from generation to generation in a smoothly flowing process. Gond art is no exception to this. A house decorated with beautiful pictures
creates a pleasant atmosphere. Also, art is a medium of recording and preserving what is seen. तो गोंद आर्ट जो ये है, ये मेनली सेंट्रल इंडिया में फैला हुआ है। ओरिजिनली यहाँ के जो लोग हैं, वो पिक्चर जब ड्रॉ करते थे तो अपनी मिट्टी की दीवारों के ऊपर, अर्दन वॉल्स यानी मिट्टी से बनी हुई दीवारें जो हुए उनके घर की, उन दीवारों के ऊपर ये पहले पिक्चर्स ड्रॉ करते थे। और बहुत से गोंद पीपल जो थे, फोक आर्ट्स जो थे, उनके फोक आर्ट्स, ये नेचुरल टेक्निक के से बने हुए जो कलर थे, फॉर एग्जाम्पल पत्तों से हरा रंग बनाना या किसी फल से लाल रंग बनाना, इन तरीकों से जो नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे कि आदि मानव उस समय में जो पेंटिंग्स निकालते थे, उस समय में वो जिन कलर्स का इस्तेमाल करते थे, अब उस जमाने में तो हमारे केमिकल वाले कलर्स तो थे नहीं, तो उस जमाने में नेचुरल तरीकों से ही कलर बनाया जाता था और उसी कलर से ये सारी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। और बहुत से माध्यम द्वारा ये सारे पेंटिंग्स एक युग से दूसरे युग तक pass on होते गए. They are transferred from generation to generation in a smoothly flowing process. Gond art is no exception to this. A house decorated with beautiful pictures creates a pleasant atmosphere. यदि बच्चों अगर आपके घर में देखो, किसी का भी घर है ना, उसकी दीवारें खाली अच्छी नहीं लगती। उन दीवारों पे फोटो फ्रेम तो भी होनी चाहिए, या कोई पेंटिंग होनी चाहिए, या देखो आजकल टेक्सचर्स वाले कलर्स आते हैं जो टेक्सचर्स बनाते हैं या कोई डिजाइन बनाते हैं घर की दीवारों पर कलर से, तो उससे क्या होता है, हमारा घर अच्छा भी दिखता है, हमें देखने को भी अच्छा लगता है और घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। इसीलिए गोंद जितने भी गोंद पीपल है, उनके सब में घरों में ना ऐसी पेंटिंग्स, गोंद पेंटिंग्स होती है, और उस वजह से उनके घर का जो वातावरण होता है वो बहुत प्लेजेंट होता है, बहुत आनंदमयी होता है। ऑल्सो आर्ट इज अ मीडियम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग व्हाट इज सीन। तो बच्चों, लाखों करोड़ों साल पहले से, जब से ये पृथ्वी बनी है, जब से इंसान बने हैं, जब से इंसान को कला, इस क्षेत्र से इंसान का जो इंट्रोडक्शन हुआ है, फ्रॉम द टाइम व्हेन मैन इज इंट्रोड्यूस्ड विथ आर्ट्स, उस टाइम से लेके अभी तक जितने भी लोगों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, उसे संभाल के रखा है। जैसे कि ताजमहल भी एक कलाकारी ही है। उन उस जमाने में ताजमहल जैसी बिल्डिंग बनाना, कुतुब मीनार, चार मीनार, ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं, फिर उसके बाद में बहुत से अजूबे हैं, ये सब स्कल्पचर्स है या पुराने मंदिर है, पुरानी मूर्तियां हैं, पुरानी जगह है, ये सारे जो आर्ट है, ये सारी चीजें क्या है, हिस्टोरिकल आर्ट्स है, और इसको प्रिजर्व करना ही हमारा सबसे पहली जिम्मेदारी यही होती है। क्योंकि बच्चों, यदि अगर हम इस जनरेशन में हमारे पहले की जनरेशन की चीजों को प्रोटेक्ट या प्रिजर्व नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन को इन सारी चीजों को सिर्फ तस्वीरों में ही देखना पड़ेगा। इसीलिए हमारी भारत सरकार भी ऐसी सारी चीजों का ध्यान रखती है। फिर वो किसी पेंटिंग की बात हो, या किसी जगह की बात हो, या किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की बात हो, सारी चीजों को प्रिजर्व करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसीलिए यहाँ पर भी यही कहा गया है कि गोंद आर्ट भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये भी हमारे भारत सरकार की, सॉरी, हमारे भारत देश की एक संपत्ति है जिसका प्रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। और ये गोंद पीपल अपनी पेंटिंग्स, अपनी आर्ट और अपनी कला का प्रिजर्वेशन बहुत अच्छे से करते हैं, ताकि वो इस जनरेशन से अगले जनरेशन तक वो प्रोसेस, पास ऑन वाली जो प्रोसेस है, वो जारी रख सके। In folk arts, you yourself prepare the canvas, the surface on which to draw, and the colors with which you draw. That is why creating folk art is very enriching experience. This richness is reflected in the choice of their medium. In the days of past, several things in nature, such as soils of different shades, the juice of plants, leaves, tree, bark, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung were used to prepare colors. The different colors, various textures, and patterns were used year after year, lending a simplicity to the art. When we see these pictures, we realize that a picture drawn this way or the other can look equally beautiful. What a deep thought this art conveys, and so easily. तो बच्चे, जो फोक आर्ट होता है, यानी जो ट्राइबल, जो एक किसी कम्युनिटी का प्रॉपर आर्ट होता है, जैसे कि देखो, भारत में ऐसे बहुत सी कम्युनिटीज आपको नजर आएंगी, और हर कम्युनिटी में हर हर कम्युनिटी का है ना
एक अलग अलग रूल होता है, अलग अलग ट्रेडिशन होता है, उनकी अलग अलग परंपराएं होती है, उनके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होती है। तो ये सारे जो ट्राइब्स है, इन सब में अलग अलग चीजें होती है। देखिए, भारत देश में आप किसी की भी शादी में जाओ, बचपन से लेकर आज तक आपने बहुत सी शादियां अटेंड की होगी, और खास करके आप देखोगे कि मुस्लिम्स में शादी अलग तरीके से होती है, क्रिश्चियंस में शादी अलग तरीके से होती है, हिंदूज में शादी अलग तरीके से होती है। चलो, ये तीन तो रिलीजन हो गए। अब मैं आपको हिंदूज का ही एग्जांपल देता हूँ। गुजरातीज में शादी थोड़ी सी अलग तरीके से होती है, पंजाबीज में शादी थोड़ी अलग तरीके से होती है, नॉर्थ इंडियन में शादियां अलग तरीके से होती है, साउथ इंडियंस में शादियां, महाराष्ट्रियंस में, उड़ीसा वाले पीपल में, यूपी बिहार वाले पीपल में, राजस्थान वाले पीपल में, मध्य प्रदेश वाले पीपल में, जबकि सारे हिंदूज हैं। फिर भी शादी करने के जो परंपराएं हैं, उनमें जो छोटे छोटे कस्टम्स होते हैं, छोटी छोटी ड्यूटीज होती है, वो अलग होती है। और इसी तरह से, जैसे कि एक शादी एक प्रथा है हर रिलीजन में, हर कास्ट में, हर सब कास्ट में, उसी तरह से हर कास्ट, हर रिलीजन में आर्ट का ये जो क्षेत्र है, कला का क्षेत्र, ये भी हर रिलीजन में आपको दिखेगा। और हर रिलीजन में अपनी अपनी पुरानी आर्ट या पुरानी कला के बारे के थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स आपको भारत देश में मिलेंगे। और इसीलिए हमारे भारत देश को कहा जाता है कि हमारा भारत देश एक यूनाइटेड देश है, जबकि वो डाइवर्स भी है। इसीलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी हमारे भारत देश के बारे में कहा जाता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? विविधता में एकता। मतलब हमारे भारत में कितनी विविधताएं हैं, लेकिन फिर भी इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी हमारे भारत देश में एकता पाई जाती है। तो बच्चों, आते हैं मुद्दे पर कि फोक आर्ट्स जो होते हैं, इनमें एक ऐसा स्पेशल चीज होता है। जैसे कि अगर मैंने आपको कहा कि आपको सामने जो तस्वीर नजर आ रही है एक हॉर्स की, वैसी तस्वीर सेम टू सेम निकालने की कोशिश करो, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले ड्राइंग का एक पेपर लेंगे, एक ब्लैंक पेज, पेंसिल लेंगे, फिर आप कलर्स का एक बॉक्स लेके आएंगे, पेंसिल से पहले ड्रॉ करेंगे, फिर ड्रॉ करने के बाद फिर उसको कलर करने की कोशिश कलर करेंगे, फिर आपको लगभग वैसी पेंटिंग्स रेडी हो जाएगी। चलो, मैं आपको ये भी कहता हूँ कि आप में से कोई एक ऐसा भी होगा जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है और उसने हू बहू वैसा हॉर्स बना दिया, जो आपकी स्क्रीन पे आपको अभी नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपका आर्ट फोक आर्ट कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि फोक आर्ट जो होता है, उनको उनके पास पेपर नहीं होता, उनके पास पेंसिल नहीं होता, उनके पास रेडीमेड कलर्स नहीं होते, उनके पास ब्रश नहीं होता, उनके पास कुछ भी नहीं होता। आपके सामने तो भी एक तस्वीर है, आप वो तस्वीर देख देख के बना सकते हो। उनके सामने तो कोई चीज नहीं होती। इसीलिए फोक आर्ट्स में सब स्पेशल बात ये है कि सबसे पहले उनको कैनवस भी बनाना पड़ता है। कैनवस यानी जिसपे आपको तस्वीर ड्रॉ करनी है, पेंट करनी है। उसके बाद में उनको कलर बनाना पड़ता है, उनको खुद से ब्रश बनाने पड़ते हैं खुद के। उसके बाद में उनको ब्रश और कलर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, उनको पहले वो जमा करना पड़ता है। इसीलिए फोक आर्ट जो होता है, वो हमारे आर्ट से उसकी तुलना नहीं हो सकती। बिकॉज फोक आर्ट्स में आपको खुद कैनवस प्रिपेयर करना पड़ता है। कैनवस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सरफेस, एक ऐसी सतह जिसके ऊपर आपको कलर करना है या ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद में आपको कलर्स भी खुद बनाने पड़ते हैं। इसीलिए उसमें फोक आर्ट में एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस पाया जाता है। और इस रिचनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे, दिस रिचनेस इज रिफ्लेक्टेड इन द चॉइस ऑफ देयर मीडियम। इन द डेज ऑफ पास्ट, बहुत पहले की बात है, सारी चीजें नेचर से ही प्राप्त की जाती थी। जैसे कि मिट्टी का उपयोग होता था शेडिंग करने के लिए, प्लांट्स का जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता था, पत्तों से उसका रस निकाला जाता था, पेड़ की खाल से उसका रस निकाल कर कलर बनाया जाता था, फूलों से कलर बनाया जाता था, फलों से कलर बनाया जाता था, यहाँ तक कि कोयले से भी और गाय का जो गोबर होता है उससे भी कलर का बनाने का काम किया जाता था। और इसी तरह से ये सारे नेचुरल कलर से वो तस्वीरें बनती। The different colors, various textures and patterns were used year after year. हर साल उस गोंद आर्ट में, या गोंद पीपल का जो आर्ट था, उनकी पेंटिंग्स थी, हर साल वो विकसित होते गई। जैसे कि देखो, अगर आप आज पहली बार ड्राइंग कर रहे हो और आपको बोला है कि आपको एक सीनरी बनानी है, जैसे कि कुछ पहाड़ बनाने, नदी बनानी, छोटा सा गांव बनाना है, फिर आप बनाओगे, राइट? पहला पेंटिंग आपका लगभग ठीक होगा। आपको दूसरे दिन कहा गया फिर से वही सीनरी बनाओ, तो आप थोड़ा सा कुछ और अपना दिमाग लगाएंगे, क्रिएटिविटी थोड़ा सा आपका, आप कुछ नई आइडियाज लाओगे, और देखिए कल की पेंटिंग से तुम्हारी आज की पेंटिंग थोड़ी अच्छी होगी। फिर कल कहा कि वापस सीनरी बनाओ, तो
पहले दो पेंटिंग जो थी उनके मुकाबले आज आप तीसरे दिन जो बना रहे हो वो पेंटिंग में कुछ और आइडियाज आपको सूझेंगी, कुछ और आप नया करने की कोशिश करोगे। और ऐसे अगर आप कंटिन्यू 30 दिन तक करते हो, पूरा महीना, तो आपकी फर्स्ट डे की पेंटिंग और आपकी 30वें दिन की पेंटिंग को अगर आप कंपेयर करो तो उसमें आपको फर्क नजर आएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपका दिमाग और ज्यादा सोचने लगता है, आप कुछ और नया करने की कोशिश करते हो। इसे क्रिएटिविटी कहते हैं और डेवलपमेंट ऑफ आवर आर्ट ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे कि हमने गोंद पीपल, हम जो आज से 1000 साल पहले जो गोंद पीपल थे, उन्होंने, उनके पास साधन कम थे, सामग्री उपलब्ध नहीं थी, और उनके पास जितनी भी सामग्री उपलब्ध थी उसमें से उन्होंने एक पेंटिंग बनाई। आज 1000 साल के बाद बहुत से लोगों के पास सामग्री उपलब्ध है, रेडीमेड कलर्स उपलब्ध है, रेडीमेड ब्रशेस उपलब्ध है, कैनवस उपलब्ध है, और इसी तरह से आज की पेंटिंग्स और भी ज्यादा क्रिएटिव और भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि फोक आर्ट जो है हजारों साल से अलग अलग प्रकार के कलर, अलग अलग प्रकार के टेक्सचर्स, नए पैटर्न्स हर साल वो बदलते गए, और इसी तरह से गोंद आर्ट भी क्या होते गया, विकसित होते गया। Lending a simplicity to the art. When we see these pictures, we realize that a picture drawn this way or the other can look equally beautiful. What a deep thought this art conveys, and so easily. जैसे भी आप, जब भी आप तस्वीर देखोगे, इसमें से आपको एक गहरी सोच नजर आएगी। ये जो कोई भी पेंटिंग होती है ना बच्चों, जो पेंटिंग के म्यूजियम में लगाई हो, तो या फिर पेंटिंग का एग्जीबिशन अगर वहां पर लगाई है, कोई भी पेंटर है ना, पेंटिंग बनाने के वक्त उसमें एक ऐसा रहस्य छुपाता है जिसको जिसको एक अच्छा देखने वाला, एक अच्छा दर्शक ही समझ सकता है। आगे बढ़ते हैं। In the Gond style of art, we see that the outlines may vary a little from artist to artist, but the designs that fill it make the whole picture look lively and attractive. The designs include simple textures achieved using dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes, and circles. Special attention is given to the choice of various colors so that the total effect is amazing and beautiful. तो गोंद स्टाइल का जो आर्ट है उसमें आपको आउटलाइंस नजर आती है, इसमें थोड़े से डिफरेंट नजर आते हैं। हर आर्टिस्ट का अपना अलग अलग तरीका होता है गोंद आर्ट बनाने का। और ये डिजाइन्स दैट फिल इट मेक द होल पिक्चर लुक लाइवली एंड अट्रैक्टिव। जब भी गोंद आर्ट बनाया जाता है तो उसे काफी कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाया जाता है, ताकि दिखने के वक्त वो एकदम लाइव एक्सपीरियंस दे, एनरिचिंग एक्सपीरियंस दे आपको। डिजाइन्स में हमेशा सिंपल टेक्सचर्स होते हैं, डॉट होते हैं, स्ट्रेट लाइंस होती है, डॉटेड लाइंस होती है, कर्व शेप्स होते हैं, छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं। इस तरीके से वो पूरा गोंदाट बनाया जाता है। और इसमें खास करके स्पेशल अटेंशन किसको दी जाती है, अपने चॉइस ऑफ वेरियस कलर्स को। आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट ये कलर्स का चॉइस जो है वो डिफर करता है, और इसीलिए स्पेशल अटेंशन यहाँ पर कलर्स की चॉइस को दिया जाता है, क्योंकि कलर ही आखिर में पेंटिंग को जिंदा बनाती है। लाइक एक, अगर तुम सिर्फ पेंसिल से स्केच करो, अच्छा लगेगा, अगर आपका स्केच अच्छा है तो पेंटिंग अच्छी लगेगी सिर्फ पेंसिल से बनाई हुई, लेकिन आप जब उसमें रंग भर दो तो कितनी खूबसूरत लगने लगती है पेंटिंग। और इसीलिए गोंद आर्ट या किसी भी प्रकार के आर्ट में सबसे ज्यादा अगर अटेंशन किसी को दिया जाता है तो वो कलर्स पे दिया जाता है, और गोंद आर्ट में खासकर कलर्स की चॉइस को भी अटेंशन स्पेशल दिया जाता है। उस वजह से पूरा इफेक्ट जो होता है वो अमेजिंग और ब्यूटीफुल हो जाता है। आइए देखते हैं आगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ना ये तस्वीरें, बस ये बहुत सी तस्वीरें आप देख सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। In today's age of commercialization, many men have taken up Gond art, but the roots of folk arts probably lie in women's daily chores like cleaning and decorating the house, dealing with natural colors in the course of cooking and in their leisure time activities. आज के जमाने में, आज 2021 या 20 में अगर आप देखेंगे तो गोंद आर्ट एक कमर्शियलाइजेशन चीज हो गई है। बहुत से लोग पेंटिंग्स बनाकर उन्हें बेचकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन अगर जड़ें, आपको इस कला की जड़ें ढूंढनी है तो उन जगहों की महिलाओं के अंदर वो आप आर्ट की जड़ें देख सकते हो, वहीं पर वो जड़ें पाई जाती हैं। क्योंकि घर के जो भी काम होते हैं, घर संभालना, खाना पकाना, घर को साफ सुथरा रखना, इन सारे कामों के साथ में घर सजाने के लिए ये आर्ट महिलाएं ज्यादा इस्तेमाल करती है। आप अगर किसी प्रॉपर गोंद एरिया में गए तो आपको घर घर ये गोंद पेंटिंग्स
दीवारों पर नजर आएगी, जो खुद से अपने घर को सजाने के लिए ये गोंद आर्ट बनाए जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि गोंद आर्ट की असली जड़ें आज भी गोंद ट्राइब की महिलाओं के बीच पाई जाती हैं, क्योंकि अपना दिन का काम करते करते वो एक कला का भी उपयोग करते रहते हैं। वो पेंटिंग्स बनाते रहते हैं और नेचुरल कलर से डील करते रहते हैं। अपनी लीजर टाइम यानी फ्री समय में, जितना भी फ्री समय उनको मिलता है, वो ये आर्ट बनाते रहते हैं, तस्वीरें या पिक्चर्स और ये पेंटिंग्स बनाते रहते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, ये कुछ और तस्वीरें हैं गोंद कला की, गोंद आर्ट की। ये गोंद जो है एक लोक कला है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इट्स एन फोक आर्ट। फोक आर्ट को क्या कहते हैं? लोक कला। तो गोंद कला जो है, ये लोक कला का ही एक रूप है, जो गोंद जनजाति की उपशाखा प्रधान जनजाति के कलाकारों द्वारा चित्रित की जाती है, जिसमें गोंद कथाओं, गीतों एवं कहानियों का चित्रण भी किया जाता है। ये तो अभी हमने सिर्फ पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा, लेकिन गोंद इस समूह में, इस कम्युनिटी में उनकी कथाएं, गीत और कहानियों का भी समावेश होता है। अब इन कहानियों का चित्रण करने के बाद जो परंपरागत रूप से प्रधान समुदायों के द्वारा गोंद देवी देवताओं को जगाने और खुश करने हेतु सदियों से गाई जाती चली आ रही है। प्राय प्रधान लोग गोंद समुदायों के यहाँ कथा गायन करने हेतु जाया करते थे, जो उनकी जीविका का साधन था। जब प्रधानों के कथा गायन की परंपरा कम हो गई, तब प्रधान कलाकार जनगढ़ सिंह शाम ने इस गोंद कथा गायन की परंपरा को चित्रकला के माध्यम से साकार करना प्रारंभ किया। तो वो कौन व्यक्ति थे? जनगढ़ सिंह शाम। शुरुआत में गोंद कला जो थी, ये देवी देवताओं और कथाओं के बारे में उनका गायन किया करते थे। फिर उसके बाद में ये सारी चीजें चित्रकला में ट्रांसफर हो गई। तो बच्चों, ये था आज का हमारा चैप्टर गोंद आर्ट, जो कि मैं आपको एक बार फिर से शॉर्टली रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि गोंद की ये जो पेंटिंग्स है, ये खास करके भारत के बराबर मध्य में यानी सेंट्रल इंडिया में, जहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों के कुछ हिस्से जो बराबर भारत के सेंटर में है, वहां पर ये गोंद समुदाय पाया जाता है, ये गोंद कम्युनिटी पाई जाती है। और इस गोंद कम्युनिटी की ही ये सारी तस्वीरें हैं, ये जो सॉरी तस्वीरें नहीं, सारी पेंटिंग्स हैं, जो कि हम अभी इस वीडियो में देख रहे हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये पार्ट समझ आया होगा और आपको ये गोंद आर्ट का जो भी नॉलेज है, ये प्राप्त हो गया होगा। अगर आप इसके बारे में और भी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप गूगल पे विकिपीडिया कर सकते हो। गोंद आर्ट के बारे में आपको उसके बारे में टोटल हिस्ट्री मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर्स। और मैं एक सूचना देना चाहूंगा, यदि अगर आपने अभी तक बीएमसी एडी हिंदी स्टैंडर्ड 9th इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके आपके आने वाले वीडियोस के अपडेट्स की जानकारी के लिए बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। Thank you, students. This was our today's lecture. And don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.